स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डी भारती में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कामना करती हूँ अच्छे रहें, हमेशा खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। अब चलते हैं सीधे डायरेक्ट टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन। हिंदी में उसको शब्द निर्माण कहते हैं, यानी शब्दों का निर्माण करना। तो शब्दों का निर्माण कैसे होगा? शब्द के निर्माण तीन तरह से होते हैं। पहला होता है शब्द निर्माण। होता कैसे है? शब्द निर्माण तीन तरह से होते हैं या तीन प्रकार से होते हैं। पहला उपसर्ग के द्वारा, दूसरा प्रत्यय के द्वारा और तीसरा समास के द्वारा। समास के द्वारा। अब आप सोचोगे समास के द्वारा भी शब्द निर्माण होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। समास में क्या है? जब विग्रह वाले पदों को जोड़ देते हैं एक साथ, अलग अलग पदों को जोड़ देते हैं एक साथ, तो वो समास बन जाता है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? समास ऑलरेडी बता चुकी हूं, क्योंकि अभी डी भारती चैनल स्टार्ट किए बहुत कम दिन हुए हैं। जितना ज्यादा प्यार आपका मिलेगा उतना ज्यादा मनोबल भी हमारा बढ़ेगा। ये आप पर निर्भर करता है, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे या गिराएंगे। तो वैसी स्थिति में, और मैं आज पहले बोल रही हूं, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। आप भी सब्सक्राइब करो और अपने लोगों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ये जो चैनल है, इस चैनल में हिंदी के अलावा इंग्लिश प्लस मैथ्स और साइंस, ये चारों चीजें मिलेंगी। और चूंकि बहुत कम दिन हुआ है, वक्त की कमी रही है, वक्त का अभाव रहा है, तो इस वजह से ज्यादा वीडियो नहीं आ पाया है। ऐसी स्थिति में इसके बाद इंग्लिश और साइंस और मैथ्स। तो मेरा जो प्रयास होगा वो प्रयास होगा कि एक एक चीज मैं आपको दूं, हर एक चीज को मैं आपको देने का प्रयास करूंगी, और बाकी आपके प्यार की मैं आकांक्षी होंगी। तो पहला जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग दोनों पढ़ेंगे आज। उसमें सबसे पहला है उपसर्ग। पहला जो है उपसर्ग है। समास ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, तो आप समास को हमारे चैनल पर जा करके और देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग चलिए उपसर्ग की ओर। उपसर्ग से किस तरह शब्दों का निर्माण होता है और वास्तव में उपसर्ग है क्या, इसे हम लोग देखेंगे। उपसर्ग जो है यह एक शब्दांश है। पहली चीज, यह एक शब्दांश है। पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इस शब्दांश का अर्थ तो होता है, परंतु उसका अर्थ अकेले हम नहीं निकाल सकते। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एकदम स्टार बना दे रही हूं मैं यहाँ पे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उपसर्ग के लिए कि अगर उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़े
तो उस शब्द का जिसके साथ वह जुड़ रहा है पूरा अर्थ होना चाहिए, उसका पूरा अर्थ होना चाहिए। होना चाहिए। इस चीज को जरा प्रॉपरली देख लेना, ये उपसर्ग या प्रत्यय दोनों में लागू होती है बाबू, इसको एकदम अच्छे समझ ले बेटा। अगर उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़े तो उस शब्द का जिसके साथ वह जुड़ रहा है उसका पूरा अर्थ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लो आप नया शब्द का फॉर्मेशन नहीं करने जा रहे हो, आप नया शब्द नहीं बना रहे हो। अब आप देखो कि ये जो है, पहला देख लूं, यह एक शब्दांश है। इस शब्दांश का अर्थ तो होता है, परंतु उसका अर्थ अकेले हम नहीं निकाल सकते। ये दोनों चीजें समझने के लिए है, एक एक चीज समझने के लिए है। अब तीसरी चीज जो है कि अगर उस उपसर्ग का किसी शब्द के साथ जुड़ना हो रहा है तो जिस शब्द के साथ उसको जोड़ रहे हो उसका भी पूरा अर्थ होना चाहिए। शब्द ही के साथ जुड़ेगा, बिना शब्द के नहीं जुड़ने वाला। शब्द का शब्द मतलब अर्थ वाले शब्द, बिना अर्थ वाले निरर्थक शब्द के साथ जोड़ने का कोई अर्थ नहीं बनता यार। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो कि सुपसर्ग आपको दिया गया, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि सुपसर्ग आपको दिया गया, सु को जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, देखो सबसे ज्यादा माइनर गलती जो होती है, ये बना देंगे सुंदर। भाई सु तो समझ में आता है, सु जोड़ नदर कौन सा शब्द है, ये बताओ। नदर शब्द है क्या? नदर शब्द है? आप ही बता दो, नदर शब्द है क्या? नहीं है ना, नहीं है तो कट, नहीं बनने वाला, पक्का जान लो नहीं बनने वाला। ये गलत बना रहे हो आप, एकदम से गलत बना रहे हो आप। जैसे आप बना रहे हो स्वागत, एक सेकेंड, स्वागत बना रहे हो तो सु जोड़ आगत, आगत मैंने आया हुआ, आने वाला, आया हुआ। अब देखो सु तो सु है ही, सु मैंने सुंदर होता है, और आगत मैंने आया हुआ। स्वागत जो आए हुए लोग रहते हैं उन्हीं का स्वागत करते हैं हम, और का घर वालों का रोज रोज स्वागत कहाँ करते हैं, घर वालों के साथ तो मिलजुल करके रहते हैं, बस इतना ही होता है। तो सु जोड़ आगत, आगत का अर्थ है आने वाला, आया हुआ। तो स्वागत यानी जो नया शब्द आपने बनाया उसकी तो बात छोड़ दे, उसका तो अर्थ हुआ सो तो छोड़ दे। सुंदर का ऐसे अर्थ होता है पर नदर का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये नहीं बनने वाला, ये गलत बनेगा। और सु जोड़ आगत बनाए हम, तो चूंकि आगत का भी अर्थ है तो ये बनेगा। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है माय डियर किड्स, आपको ध्यान ये रखना है कि जिस शब्द के साथ हम उपसर्गों को जोड़ रहे हैं उन उपसर्गों का अर्थ होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि उपसर्ग में कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ तो डायरेक्ट संस्कृत से आए हुए, कुछ हिंदी से आए हुए, कुछ उर्दू से आए हुए, और कुछ अंग्रेजी से भी आए हुए। चलिए हम लोग कुछ कर करके देखते हैं। पहले इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग उपसर्ग की परिभाषा सीखेंगे। उपसर्ग की परिभाषा क्या है, पहले हम लोग इसको देख लें। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके
अर्थ में परिवर्तन ला दे। लाते, कॉमा, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, वे शब्दांश, शब्दों के अंश, कंप्लीट शब्द नहीं है, शब्दों के अंश है, मतलब बच्चा शब्द। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, पूरा शब्द ना हो, कंप्लीट, इट इज नॉट अ कंप्लीट वर्ड। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। अर्थ में परिवर्तन यानी पहले से उस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए और तब जो नया बनेगा उपसर्ग जोड़ने के बाद वो परिवर्तित अर्थ वाला बनेगा, उपसर्ग कहलाते हैं। अथवा वह लघुतम शब्द शब्द रूप जो किसी सार्थक शब्द, सार्थक माने अर्थ वाले, किसी सार्थक शब्द के आगे जुड़कर या आगे लगकर एक नया अर्थ देता है, कॉमा, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाता है। इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स माने फिक्स कर दो, लगा दो, पहले लगा दो, किसी शब्द के पहले लगा दो, नाम से स्पष्ट है। प्री मीन्स पहले और फिक्स मीन्स फिक्स कर दो, किसी शब्द के आगे पहले, आगे फिक्स कर दो, पहले फिक्स कर दो, वो प्रीफिक्स कहलाता है। तो वह लघुतम शब्द रूप जो किसी सार्थक, वे शब्दांश या वह लघुतम शब्द रूप जो किसी सार्थक शब्द के आगे, सार्थक शब्द के आगे लगकर एक नया अर्थ देता है, उपसर्ग कहलाता है। अब देख लीजिए, उपसर्ग से शब्द निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं, निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। पहला संस्कृत शब्दांश होता है, संस्कृत वाले शब्दांश, दूसरा हिंदी वाले शब्दांश, हिंदी वाले शब्दांश, तीसरा उर्दू वाले शब्दांश, उर्दू वाले शब्दांश, और चौथा अंग्रेजी वाले शब्दांश। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका बताती हूं आपको। अब देखो, हम लोग संस्कृत को, ये जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग के जो प्रत्यय होते, उपसर्ग के जो शब्द बनते हैं, उपसर्गों से जो शब्द का निर्माण होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहला हो गया संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हो गया हिंदी के उपसर्ग के आधार पर, तीसरा उर्दू के उपसर्ग के आधार पर, और चौथा
अंग्रेजी वाले उपसर्ग के आधार पर। कोई रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इतना दिमाग में नहीं बिठाना कि किसके आधार पर है। ये कभी नहीं पूछने वाला, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला कि किस आधार पर ही है और कैसे बना है। बस आपसे पूछेगा उसमें क्या उपसर्ग छुपा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और शब्द को अलग अलग करें, तो ये आपसे पूछता है और वो जानना आपके लिए जरूरी है। हाँ, मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको दे दी इस मामले में कि किन किन तरह के उपसर्गों से शब्द के निर्माण होते हैं। तो वो उपसर्ग है, पहला संस्कृत वाले, दूसरा हिंदी वाले, तीसरा उर्दू वाले और चौथा अंग्रेजी वाले उपसर्ग। पहला चलते हैं, कुछ एक को हम लोग कर लेते हैं पहले, बाकी तो आप कर लोगे। जब मैं बता दूंगी, समझा दूंगी, आप कर लोगे, मुझे पक्का यकीन है। अब देखो, पहले संस्कृत वाले का कुछ शब्द ले लेती हूँ। जैसे अधि। अधि का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या? अगर इसका पूछा जाए तो क्या होता है? श्रेष्ठ, विशेष, अधि। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इससे सिर्फ और सिर्फ शब्द बनाने हैं। और शब्द बनाओगे तो कैसे बनाओगे? शब्द बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आपको अच्छे से पता है, अधि जब हम जोड़ें तो शब्द जो हो इधर पूरा शब्द होना चाहिए। अधि जोड़ आत्म। आत्म एक शब्द है, अधि आपका उपसर्ग हो गया, बना क्या? अध्यात्म। संधि अगर आप जानते हैं, संधि अगर आपने पढ़ी है, प्लीज एक बार संधि को भी वाच कर लो। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने से पहले, उपसर्ग और प्रत्यय से पहले संधि की जरूरत होती है। तो मैं यही कहूंगी कि आप एक बार संधि को जरूर पढ़ लो, संधि को देख लो, संधि किस तरह से होता है, बस क्लियर है। अधि जोड़ आत्म, अध्यात्म बनता है। तो अधि जोड़ करके, अब बच्चा सोचता है अध्यात्म, इसमें अधि कहाँ है भाई? आपने पढ़ी होगी, अगर संधि में, स्वर संधि में अगर आपने पढ़ी होगी, स्वर संधि के भेद के अंतर्गत यण संधि, तो यण संधि पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ई और आ मिलकर के या बन गया, और जो ध था वो आधा बन गया, अध्यात्म हो गया। खैर वहां हम लोगों को नहीं जाना। अधियाचना, अधियाचना, अधिकार, याद रखना। ये जो शब्द बना रहे हो तो अधि के बाद जो शब्द हो उसका अर्थ रहे, अधि के बाद जो शब्द है उसका अर्थ रहे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, उपसर्ग नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो बनने नहीं वाला आपका। अधिकार, अधिगम, अधिगम मैंने पढ़ना होता है, पढ़ाई से रिलेटेड शब्द है। अधिगम, गम का भी अर्थ होता है और अधि का भी। एक नया शब्द बन जाता है, पहले वाला अर्थ खत्म, एक नया अर्थ आ जाता है उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ देने के बाद। हम लोग अभी उपसर्ग पढ़ रहे हैं। अब चले हम लोग ले लें, अति को ले लें। अति शब्द को ले लेते हैं और अति शब्द को देखते हैं कि अति शब्द का मतलब क्या होता है। अति का मतलब भी होता है अधिक। आपने सुना होगा अति सर्वत्र वर्जेत, अधिक। हम लोग एक ही से काम चलाते हैं, चूंकि अर्थ तो पढ़। हाँ, इतना भी याद रखना, ये अधिक का अलग से अर्थ मत निकालना। उपसर्ग के लिए ये अर्थ है, पर अगर उसको स्पेशली निकालना चालू करोगे तो आपको पता है ये शब्दांश है, और यार शब्दांशों के कोई अर्थ नहीं होते, तो उस आधार पर आप नहीं लेना इसका अर्थ। अति, अति सर्वत्र वर्जेत, अधिक, अधिक हो गया। अति शय, अतियोक्ति, अति जोड़ उक्ति, अतियोक्ति। अतिक्रमण, अतिसार, अतिशय,
अत्यधिक, अति जोड़ अधिक होता है, अत्यधिक का संधि विच्छेद, तो अत्यधिक। देख रहे हो कितनी आसानी से बन रहा है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा करवाती हूं आपको। अब आप देख लो, हम लोग लेते हैं 2 ले चुकी हूं मैं संस्कृत से, अब कुछ हिंदी से हो जाए। चीजें एक ही रहेंगी, तुमको हिंदी संस्कृत नहीं समझना है, वो भले ही समझने के लिए दिमाग में आ गई बातें, लेकिन उपसर्ग जैसे बनेंगी वैसे बनेंगी। उपसर्ग में उप जोड़ोगे, मतलब उपसर्ग जोड़ोगे और प्लस शब्द जोड़ोगे। यार मेरे, अब चलते हैं बीन का लेते हैं। बाकी सारी चीजें उतना सारा मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप उससे दो करके अभ्यास बना करके देख लेना, मास्टर हो जाओगे, मास्टर उपसर्ग और प्रत्यय के। देखो यहाँ बीन का मतलब होता है अभाव, पर मैंने बार बार कहा है कि उपसर्गों के अलावा या प्रत्ययों के अलावा आप उसका अलग से हिंदी में मत अर्थ निकालने लगना और अर्थ निकाल करके किसी के साथ जोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बिन का मतलब होता है अभाव, बिन ब्याह, बिन देखा, बिन चाहा, बिन के बाद भी ब्याह, देखा और चाह का अर्थ है। कु का मतलब होता है बुरा, कुमार्ग, कुपुत्र, कुरीति, कुप्रथा। सु का मतलब होता है सुंदर या साथ या अच्छा। तो देखिए सु में लगाया हमने, सुपुत्र, सुमार्ग, सुगम, सुकुमार। बद का मतलब भी बुरा होता है, बद किस्मत, बद तमीज, बद नाम। सारे शब्दों का जो बाद में जुड़ रहा है उसका अर्थ हो रहा है, और जब जुड़ जाएगा तो ये अर्थ छोड़कर एक नए अर्थ को ग्रहण कर लेगा। उपसर्ग और प्रत्यय की ये खासियत है। सर का मतलब होता है मुख्य, सरकार, सरताज, सरदार, सबका अर्थ है। हेड का मतलब भी होता है मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। वाइस का मतलब होता है उप, मुख्य से एक नीचे वाला उप बोलते हैं उसको। हेड का मतलब होता है मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, वाइस, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। चीफ का मतलब भी होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं प्रत्यय करवा देती हूं। चलो लगे हाथ प्रत्यय को भी देख लेते हैं कि प्रत्यय क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में समानता किस बात की है? उपसर्ग भी नए शब्द का निर्माण करता है और प्रत्यय भी नए शब्द का निर्माण करता है, और दोनों नए शब्द के निर्माण के बाद उन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। यह हो गई समानता दोनों में। और उपसर्ग प्रत्यय में अंतर क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यह है कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और ये जो है किसी शब्द के अंत में, यानी पीछे जुड़ते हैं, किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो ये है मुख्य रूप से दोनों के बीच में समानता और असमानता। अब चले हम लोग देख लें कि प्रत्यय कहते हैं किसी में परिभाषा क्या होती है वास्तव में इसकी। वह शब्दांश, मैं बार बार बोल रही हूं, उपसर्ग और प्रत्यय के कोई अपने पर्टिकुलर अर्थ नहीं होते, अकेले उनका कोई अर्थ नहीं होता। जब ये शब्द बनाने लगते हैं तभी उसका अर्थ होता है। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है प्रत्यय कहलाता है। अथवा वह न्यूनतम या लघुतम शब्द, वह छोटा से छोटा न्यूनतम या लघुतम शब्द जो किसी सार्थक शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे बच्चा जी प्रत्यय कहते हैं। जो मन करे वो परिभाषा ले लो, अपनी मन से परिभाषा कर लो यार, सीधी सी बात है। जब शब्द के अंत में लग जाए शब्द का वह शब्दांश या वह लघुतम या वह न्यूनतम छोटा से छोटा शब्द का रूप अगर शब्द के किसी दूसरे सार्थक शब्द के पीछे लग जाता हो, अंत में लग जाता हो और एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करता हो, तो वह प्रत्यय कहलाता है। और प्रत्यय के इसके दो रूप होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय। कृत जैसा नाम से स्पष्ट है, क्रिया के साथ जुड़ेगा, कृत प्रत्यय। और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया, क्रिया बोले तो कौन सा रूप क्रिया का? धातु रूप, मूल रूप जो होता है। जैसे पढ़ना अगर क्रिया है, सामान्य रूप है पढ़ना, तो पढ़ना का मूल धातु रूप क्या होगा? पढ़। सो, गा, सोना का सो, गाना का गा, लिखना का लिख, जाना का जा। तो जब
जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ यानी धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ जोड़ आई पढ़ाई, पढ़ना से पढ़। उड़ जोड़ आका उड़ाका। तद्धित प्रत्यय दूसरा है तद्धित प्रत्यय आपका, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर, किसको छोड़कर, क्रिया को छोड़कर के, किसमें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बाहर जोड़ी, इसमें क्रिया नहीं रहेगा तद्धित में, बाहर जोड़ी बाहरी, जेठ जोड़ानी जेठानी, बूढ़ा जोड़िया बुढ़िया। अब थोड़ा सा हम लोग इसका कर लेते हैं, प्रत्यय का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं कि कैसे उनका बनता है। लास्ट में ही जुड़ेंगे प्रत्यय, उपसर्ग आगे में ही जुड़ेंगे, इतना याद रखना। एक बार उपसर्ग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब आप यहां देखें कृत प्रत्यय में, कृत प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल देख लो, इतने सारे एग्जाम्पल है। याद रखना बेटा, बार बार मैं कह रही हूं, याद रखना कि जो हमारा उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ेगा, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ेगा जिनके पूरे अर्थ होते हैं और उनका अर्थ होना चाहिए। तो कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ने वाले हैं, अक्कड़ आलू ती ता आलू, 2 बार हो गया ये, आक औना नी ई आई आवट आहट इत्यादि, इतना सारा, ये सारी चीजें तद्धित प्रत्यय में भी हो सकती हैं, तद्धित के साथ भी जुड़ सकती हैं। लेकिन कब कह देते हैं कृत और कब कह देते हैं तद्धित, जब क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूप के साथ जुड़ जाए तो कृत प्रत्यय। और वही प्रत्यय अगर सेम प्रत्यय, ये सारे सेम प्रत्यय अगर क्रिया को छोड़कर अगर संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ और अव्यय के साथ जुड़ जाएं तो ये कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। यानी कि ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो हैं, ये अपने प्रयोगों के आधार पर इनका नाम हो जाता है। यही एग्जाम्पल इसमें भी आ सकते हैं, ये इसमें भी आ सकते हैं। कब आ सकते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए अक्कड़ है, अक्कड़ को घूमना के साथ लगा दिए, घूमना जोड़ अक्कड़ घुमक्कड़, पीना जोड़ अक्कड़ पियक्कड़, आलू झगड़ा जोड़ आलू झगड़ालू, लज्जा जोड़ आलू लजालू, आई उतरना जोड़ आई उतराई, कमाना जोड़ आई कमाई, बुनना जोड़ आई बुनाई, तो बुन जोड़ाई, उतर जोड़ाई उतराई, कमा जोड़ाई कमाई, बुन जोड़ाई बुनाई, नी उड़ जोड़नी ओढ़नी, सुंग जोड़नी सुंगनी, इया। तो झगड़ना में झगड़ा जोड़ालू हो जाएगा, लजाना में लज्जा जोड़ालू हो जाएगा, घूम जोड़क्कड़ पी जोड़क्कड़, घूम जोड़क्कड़ पी जोड़क्कड़, पियक्कड़ होगा। मूल धातु होगा, पीना नहीं, घूमना नहीं, पीना नहीं, झगड़ना नहीं, झगड़, घूम, पी, लज, उतर, सुंग, ओढ़, इस तरह से। किया का देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग तद्धित प्रत्यय कहाँ है, यहाँ से देख लीजिए। अब ये भर्व वाले क्रिया वाले शब्दों को छोड़ देंगे, ये सब क्रिया वाले शब्द थे, क्रिया के साथ जुड़ा तो ये कृत हो जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं तद्धित, संज्ञा सर्वनाम के रूप के साथ। खाट जोड़िया खटिया, डिब्बा जोड़िया डिबिया, मामा जोड़ एरा ममेरा, चाचा जोड़ एरा चचेरा, फूफा जोड़ एरा फुफेरा, राधा जोड़ एया राधेय, कुंती जोड़ एया कौनतेय, कुंती जोड़ एया, संधि जानते होगे तो समझोगे, कुंतीय ना होकर के कौनतेय बनेगा, संधि के आधार पर बनेगा। तो इन सारी चीजों को संधि जरूर पढ़ो भाई, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने से पहले। इट्स माय फोल्डेड एंड रिक्वेस्ट टू यू माय डियर किड्स, संधि जरूर पढ़ो। एरा, हाँ, डी पंख जोड़ एड़ी पंखुड़ी, संदूक जोड़ एड़ी संदूकड़ी, आइन चौधरी जोड़ आइन चौधराइन, चौबे जोड़ आइन चौबाइन, गर्दी गुंडा जोड़ गर्दी गुंडागर्दी, आवारा जोड़ गर्दी आवारा गर्दी, फूल जोड़ दान फूलदान, पान जोड़ दान पानदान, कड़वा जोड़ा हट कड़वाहट, चिकना जोड़ हट चिकनाहट, इंसान जोड़ इयत इंसानियत, हैवान जोड़ इयत हैवानियत। तो
ये सब अगर वही इक रहता तो क्या होता, इसका फर्क पड़ता है। इतिहास जोड़ इक, मैं बार बार कह रही हूं संधि पर ध्यान देना यार। इतिहास जोड़ इक, अ के साथ ई जुड़ रहा है, ये वाला वर्ड भी चेंज हो जाएगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बन जाता है। और इसमें अगर आपको मूल शब्द छांटना रहेगा तो अगर तुम संधि जानोगे तभी कर पाओगे बेटा। इतिहास जोड़ इक है, ऐतिहासिक बनेगा। मूल शब्द मेन रूप से आपको यही आता है कि उपसर्ग और प्रत्यय को, मूल शब्द को और उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करना रहता है। तो आपको बताना होता है कि इसका मूल शब्द क्या है, इसमें उपसर्ग क्या लगा है, इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जब आप इसको ध्यान दे दोगे, जब आप मेन रूप से ये याद रखोगे कि मूल शब्द में जुड़ता है उपसर्ग और प्रत्यय, तो आप इसको कर पाओगे। और मैं फिर से एक बार, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कही थी कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर करो यार, मेरा हौसला बढ़ता है। शेयर भी करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज प्लीज। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।